खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले बिहार में चुनाव होना है। जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। छठ के त्योहार के बाद चुनाव संभव है। चुनाव आयोग ने बिहार का दौरा किया है और राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग के बाद चुनाव तैयारियों का जायजा भी लिया है। पटना में आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वक्त पर वोटर लिस्ट में सुधार के लिए बीएलओ का धन्यवाद भी किया है। इस बार बिहार चुनाव में कई नए प्रयोग भी देखने को मिलेंगे। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, यानी किसी भी बूथ पर वोटर्स की भीड़ नहीं होगी। अब हर पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की भी सुविधा होगी। इससे पहले वोटिंग के लिए मोबाइल घर पर ही छोड़कर जाना पड़ता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लागू कराया जाएगा। इसके अलावा 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। इससे पहले 50 से 60% बूथों पर ही वेबकास्टिंग होती थी। ईवीएम का बैलेट पेपर अब कलरफुल होगा ताकि प्रत्याशियों की पहचान में दिक्कत ना हो। बिहार में एसआईआर को लेकर दिल्ली से पटना तक सियासत काफी गरमाई हुई दिखाई दी। विपक्ष ने जहां वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग के साथ बैठक में किसी भी पार्टी ने एसआईआर पर कोई सवाल नहीं उठाए। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने और घुसपैठियों के सवाल पर सीईसी ने कहा कि वोटर लिस्ट से उन्हीं लोगों के नाम काटे गए हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं या फिर पलायन कर चुके हैं। जिनके नाम 2 जगह पर वोटर लिस्ट में है, उनके भी नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं चुनाव आयोग की ओर से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यह बता दिया है कि पूरी तैयारियां हो गई हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है अब इस पूरी तैयारी को लेकर, सुनवाते हैं आपको। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी डीएम, एसपी, एसएसपीज, आईजी, डीआईजीज, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, डीजीपी से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा कई वर्षों से लिया हुआ है। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट। इसका प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन अभी जारी है और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा और इसके बाद भी अगर कोई काम बचेगा तो उसको पूर्ण करेंगे। कई बार यह बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी, तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले।
तो चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, ये कहा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ नवीन उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, न्यूज डायरेक्टर, और अमित सिंह भी हमारे साथ पटना से लाइव हैं। सबसे पहले दीपक जी, आप ही के पास आते हुए, इलेक्शन कमिश्नर की ओर से पूरी जानकारी दे दी गई है कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है और क्या चेंजेस इस बार होने वाले हैं। जो आशंकाएं जताई गई थी, विपक्ष के जो आरोप थे, सबसे महत्वपूर्ण बात है SIR की प्रक्रिया को लेकर, लेकिन जब मीटिंग हुई, चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि उस दौरान किसी भी पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाए SIR को लेकर। जी हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहले एक बहुत बड़ा हाय तौबा मचाई गई थी SIR को लेकर कि SIR की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी को लेकर एक बहुत बड़ी वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। तो ये सब बिहार चुनाव के अंदर वंदना पहली बार हुआ है। लेकिन एक बात हमको समझनी होगी कि जब ऑन पेपर ये तमाम चीजें प्रेजेंट करने की बात आती है तो कई सारे आरोप विपक्षी पार्टियां तो लगाती है, लेकिन जब एफिडेविट देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। जब ये कहा जाता है कि SIR की प्रक्रिया में क्या क्या गलती हुई है इसको आप बताइए, तो उसमें वो पीछे हट जाती है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि SIR के बाद अब बताइए कि आपकी शिकायतें क्या क्या है, उन शिकायतों को दूर किया जाए, उन तमाम बातों से भी पीछे हट जाती है। तो मेरा ये मानना है कि विपक्षी पार्टियों का SIR के मुद्दे पर या वोट चोरी के मुद्दे पर या इलेक्शन कमीशन को जो वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर उनका होमवर्क काफी कमजोर है। और यही काफी कमजोर होमवर्क जो है इलेक्शन कमीशन को ये बल देता है कि इलेक्शन कमीशन आगे बढ़े, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। तो मुझे ये लगता है कि जो खाए तौबा मचाने की कोशिश की गई थी SIR के नाम पर, एक खाए तौबा मचाने की कोशिश की गई थी कि वोट चोरी हो रही है, एक हाइड्रोजन बम या नाइट्रोजन बम फूटने वाला था, मुझे उसका कोई इम्पैक्ट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दिया। और एक चीज दिखे बहुत हद तक जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, जबकि सबसे ज्यादा व्यक्तिगत हमले ज्ञानेश कुमार पर हुए थे। तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन की प्रोसेस शुरू होगा, अगले 48 घंटों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 22 तारीख तक विधानसभा का कार्यकाल है, उससे पहले नई विधानसभा बन जाएगी और नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो वंदना, मुझे ऐसा लगता है कि SIR के मुद्दे पर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश की गई थी, उस मुद्दे पर कम से कम विपक्षी पार्टी काफी हद तक नाकाम रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नवीन जी, क्योंकि अब चुनाव का बिल्कुल बजने ही वाला है, कभी भी जो घोषणा है वो हो सकती है तारीखों को लेकर। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम आशंकाएं थी या जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे, जो जवाब यहाँ पर दिए गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से, आपको लगता है कि सब जवाब मिल गए हैं और जो आशंकाएं थी जनता की वो दूर हो गई? देखिए, ये कोई भी अगर ऑफिशियल रहेगा तो डेफिनेटली अपने आप को क्लीन चिट देगा, लेकिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा इस बात के लिए। ज्ञानेश कुमार ने ये कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जहां आज जैसा आप लोगों ने बताया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये हमको बहुत बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। क्योंकि पिछले 10 दिनों में जो इनका, जब से ये फाइनल लिस्ट आया है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सीरियस ऑब्जेक्शन रेज किया है बहुत सारे इशूज पर, इंक्लूडिंग किस तरीके से 5.5 लाख वोट्स का एडिशन हुआ। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 16 लाख न्यू वोटर्स आए हैं और उसके बाद 21 लाख हो गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का क्लेम है कि किसी पार्टी का ऑब्जेक्शन नहीं है जो आज की जो मीटिंग हुई। लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रिएक्शन है, उससे पता लगेगा। सेकेंडली, ये कहना कि किसी तरह का जो फाइनल लिस्ट आया है उसमें एनामोलीज नहीं है, ये टोटली तथ्यों से परे बात है। हम कम से कम 100 एग्जाम्पल दे सकते हैं पर्सनली जो कि प्रूफ करते हैं कि सीरियस एनामोलीज है। किसी आप अभी पटना में जो हिंदू के करस्पॉन्डेंट है अमरनाथ तिवारी से बात कर लीजिए फोन करके, उनके घर में जो लोग वोटर नहीं है उनका नाम है, चाहे जो वोटर है उनका नाम नहीं है। इस तरह की घटनाएं हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। हम मानते हैं इस बात को कि इतने बड़े एक्सरसाइज में प्रॉब्लम रह सकते हैं, लेकिन कई कई घर में 200, 300 आदमी के आज के दिन में भी वोटर्स लिस्ट में नाम दिखाई दे रहे हैं। तो नेचुरली यू कांट से कि एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन, लेकिन ये वेट करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हम किसी तरह का आरोप इलेक्शन कमीशन पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू गिव देम क्लीन चिट आल्सो। ठीक है नवीन जी, कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है यहाँ पर जो तैयारियों की समीक्षा करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बताया गया है अमित की कहीं ना कहीं
जो भी सवाल उठाए गए थे उनका जवाब खुलकर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोलिंग बूथ पर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, 1200 से ज्यादा लोग एक पोलिंग बूथ पर नहीं होंगे जो वोटर्स होंगे, ये भी अपने आप में एक नई चीज है और मुझे लगता है कि इससे व्यवस्था और मेंटेन होगी। अमित। बिल्कुल वंदना, लंबी कतारें देखते रहे हम लोग बिल्कुल वंदना, लंबी कतारें हम लोग देखते रहे हैं जब पोलिंग बूथ पर लोग खड़े रहते हैं वोट करने के लिए, तो शाम से भी ज़्यादा हो जाता है। यानी कि इतना वक्त निकल जाता है कि जहाँ 1500-1600 अगर वोटर्स होते हैं वहाँ पर मतदान केंद्र पर, तो उनकी संख्या 1200 पे फिक्स कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाती है और शाम के 4 बजे या 5 बजे तक वोटिंग चलती है, 5 बजे तक जनरली, तो उससे पहले ही सब प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ये कोशिश है चुनाव आयोग की। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वंदना, इसमें 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ठीक है, SIR के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत अब तक पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन अगर मिलती है तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो मिलती है तो पॉलिटिकल पार्टीज अब भी स्वतंत्र है, अभी भी वो हम मुझे सूचित करें तो हम हर एक वोटर जिनका वोट गलत तरीके से जुड़ा है तो उसको भी हटाएंगे, और अगर जिनका नहीं जुड़ा है उसको भी जोड़ेंगे। यानी एक ऑप्शन अभी भी खुला रखा है, विंडो खुला रखा है चुनाव आयोग ने। और दूसरी बात, पहले ये बार बार चुनाव आयोग को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अब भी ये बात वो बोल रहे हैं। अभी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नागरिकता का प्रमाण अभी भी वो नहीं मान रहे कि नागरिकता का प्रमाण जो है वो आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड पहचान का प्रमाण हो। यानी सब कुछ होने के बाद पूरा विपक्ष जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है आधार कार्ड को लेकर, लेकिन अब भी मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी यही मानती है कि आधार कार्ड जो है वो पहचान का प्रमाण है, न कि वो नागरिकता का प्रमाण है। यानी आज भी वो अगर मीडिया से ब्रीफ कर रहे हैं, अगले 2 दिनों के अंदर अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उसके पहले भी वो यही बात दोहरा रहे हैं कि जो आधार कार्ड है वो पहचान का प्रमाण है। दूसरी बड़ी चीज की जो पर्दा नसीन महिलाओं के बारे में बीजेपी ने एक सवाल उठाया था कि भाई पर्दा नसीन जो महिलाएं होगी उनको वोटर आई कार्ड से मिलाना, उसका चेहरा मिलान करना होगा। इस सवाल को वो टाल गए। इस पर वो सेंसिटिव एक सवाल था कि आखिर क्या किस जो अकलियत समाज से, हालांकि अमित उनकी ओर से कहा गया है कि वो इस पर जरूर विचार कर रहे हैं, और जब क्योंकि ये भी पूछा गया था कि कितने चरणों में चुनाव होने हैं, 1 चरण में होंगे या 2 चरणों में होंगे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अभी इस पर मंथन कर रहा है। आप रहिएगा हमारे साथ। अमित, दीपक जी आप भी और नवीन जी आप भी लौटेंगे हम आपके पास, लगातार इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, और भी जो तमाम सवाल पूछे गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। हर कोई एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देश के नौनिहालों में ज्ञान और नैतिक मूल्यों का संचार करने वाले गुरुजनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। अब प्रदेश के करीब 9 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस ऐतिहासिक फैसले से शिक्षकों और उनके परिजनों को किसी भी बीमारी या आपातकालीन स्थिति में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, एक अक्षर ज्ञान मात्र नहीं है, ये किसी भी सभ्य समाज और किसी भी समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है, एक नींव है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन का भी ऐलान किया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। योगी सरकार का संकल्प, शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर, जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं उसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य बिंदु रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें यह कि वोटर लिस्ट में सुधार का काम पूरा हुआ है, 90,000 से ज्यादा BLO का आभार जताया गया। बिहार में SIR की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है। 22 नवंबर से पहले बिहार में चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग की बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले BLO को ट्रेनिंग दी गई है, बाकायदा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। बिहार में चुनाव छठ जैसा ही महापर्व होगा।
बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी, यानी मतदाताओं को जो असुविधाएं होती थी उसका पूरा ख्याल यहां पर रखा गया है कि वो ना हो। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी बात यहां पर की गई है। इसके अलावा 1200 से ज्यादा लोग एक बूथ पर वोट करने नहीं जाएंगे, ये भी कहा गया है। सभी बूथों पर चुनाव प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जो बड़े बदलाव किए गए हैं वो भी हम हाईलाइट कर रहे हैं यहां पर। वोटर स्लिप में हर जानकारी होगी। ईवीएम पर उम्मीदवारों का नाम बड़े अक्षरों में होगा ताकि कंफ्यूजन मतदाताओं को ना हो। 1200 से ज्यादा वोटर किसी एक बूथ पर नहीं होंगे, यानी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। ये तमाम चीजें हैं जो आज की सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दीपक जी, ये जो हाइलाइट्स हैं वो तो हमने अपने दर्शकों को बता दी, लेकिन जो सवाल पूछे गए थे उसमें, क्योंकि अभी तक जितनी भी जनसभाएं हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, सबसे ज्यादा सवाल घुसपैठियों को लेकर पूछा गया था। इस पर भी जवाब दिया गया और कहा गया कि वोटर लिस्ट से केवल उन्हीं लोगों के नाम काटे गए हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं है या फिर जो पलायन कर चुके हैं। यानी मुझे लगता है कि स्पष्ट जवाब दिया गया इस पर। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने साफ किया था, ए जो भारत के नागरिक नहीं है, बी जो अपनी लोकेशन छोड़ के चले गए हैं या दूसरी जगहों पर पलायन कर गए हैं, सी जिनकी मौत हो चुकी है, और डी जो लोग एक से ज्यादा जगह पर जिनके वोट बने हुए हैं। तो ये 4 कैटेगरीज थी जिसके आधार पर इस बात का निर्णय होना था। लेकिन वंदना, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अब मेरे ख्याल से एसआईआर के ऊपर या वोट चोरी के ऊपर कंसंट्रेट करने की बजाय उन मुद्दों पर कंसंट्रेट करेंगी जो रियल इश्यूज होने वाले हैं। नवीन भाई ने जो बात कही थी उस पर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। देखिए, बिहार के अंदर करोड़ों वोटर्स हैं और इन करोड़ों वोटर्स को इनरोल करते वक्त छोटी मोटी गलतियां होने की संभावना हमेशा रहती है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल कहा है कि अभी भी अगर कोई गलत नाम जुड़ा है उसे हटाया जा सकता है, अगर कोई नई नाम जुड़ा है तो उसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच मुझे लगता है कि अब विशुद्ध राजनीति शुरू होगी। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कम होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना होगा। और ऐसे में बिहार के अंदर पहली बार एक ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जो त्रिकोणीय है, क्योंकि अभी तक होता यह था कि एक तरफ एनडीए होता था, दूसरी तरफ महागठबंधन होता था, कोई तीसरा बड़ा पक्ष होता नहीं था। लेकिन इस बार जन सुराज ने अपनी एक ग्रैंड एंट्री करी है। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव बिहार का थोड़ा अलग होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कौन किसके वोट काट सकता है, इसी के आधार पर जीत और हार का निर्णय होगा। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इन चुनाव के अंदर बड़ा फैक्टर होंगे कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसका वोट काटते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, या तो मैं अर्थ पे रहूंगा या फर्श पे। तो मेरा यह मानना है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव के लिए नहीं बल्कि अगले 5 साल के बाद के चुनाव की तैयारी करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा विश्लेषण है कि प्रशांत किशोर इस बात का एक बड़ा फैक्टर होंगे कि वो कितने वोट किसके काट सकते हैं। उसी के आधार पर जीत और हार का निर्णय होगा। जी नवीन जी, जैसा कि दीपक जी ने भी कहा कि इस बार का जो चुनाव है बेहद इंटरेस्टिंग इस बार बिहार में होने वाला है। चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां हो गई, सुधार की जो गुंजाइश होती है उसका जिक्र भी ज्ञानेश कुमार की ओर से किया गया है। और ये भी बताया कि जो चीजें उन्हें लग रहा था कि इसमें दिक्कत है या असुविधा मतदाताओं को होती है, वो सुधार करने की कोशिश भी की गई है। इस बार तकनीक का इस्तेमाल भी ज्यादा किया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक आपके जो संवाददाता उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो बहुत वेलकम है कि ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अभी के स्टेज पर भी अगर किसी तरह का तो मिस्टेक पाया जाता है तो उसमें सुधार करने के लिए स्कोप बचा हुआ है। दैट्स वो बहुत काफी अच्छा स्कोप है, तो इट्स नॉट ए क्लोज चैप्टर। दूसरा जो घुसपैठिए का मामला है, आई थिंक हम एक्सपेक्ट करते कि ज्ञानेश कुमार जी अगर सामने आकर इस चीज को स्पष्ट कर देते कि कितने लोग घुसपैठिए हैं, क्योंकि वो जो फिगर का दे रहे हैं कि 4 तरह के लोग हैं जो बाहर चले गए, जो जिनकी मृत्यु हो गई चाहे और सब कारणों से, और चाहे जो घुसपैठिए है, तो उससे कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि 65 लाख लोगों का सवाल है। तो हमको लगता है कि चूंकि घुसपैठिए का मामला एक अहम मुद्दा है तो इलेक्शन कमीशन को इस चीज को डेफिनेटली क्लैरिफाई करना चाहिए कि कितने लोग उसमें घुसपैठिए है। तीसरा चीज, जैसा दीपक जी ने कहा, सही बात उन्होंने कहा कि देखिए अब ये सारे मुद्दे जो है सीट कर जाएंगे और सामने जो आएगा जो हार्ड कॉर पॉलिटिक्स है। और दीपक जी का असेसमेंट एकदम सही है कि इसमें जो है प्रशांत किशोर की भूमिका निर्णायक होने वाली है, क्योंकि वो किसका वोट अधिक
वो क्षति किसको पहुंचाते हैं, उससे इलेक्शन पर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था बिहार का, उसमें जो डिफरेंस था एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में, वो बहुत कम था, 0.45% के आसपास था उसके। लेकिन लोग आर्गू ये करते हैं कि चिराग पासवान उस समय उन्होंने नीतीश कुमार को हानि किया। लेकिन कन्वर्सली 1 मिनट का केवल समय लेंगे आपसे कि आज के दिन में अगर चिराग पासवान लड़ते हैं एनडीए के साथ, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि बीजेपी और जेडीयू दोनों को 15-15 सीट उनको देना पड़ेगा। तो बीजेपी की जो टैली थी, वो टैली अगर स्ट्राइक रेट वही रहता है तो 75-78 जो बीजेपी ने किया था उससे कम आ जाएगी। ये भी एक फैक्टर है। दूसरा कि जो हमारी जो जानकारी है, जो जन सुराज के कैंप में जो जिन लोगों से हमने बात की है, प्रशांत किशोर का ये असेसमेंट है कि आरजेडी और कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसमें सेंधबारी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जेडीयू ये मुस्लिम और यादव का वोट काफी इंटैक्ट रहता है। इसीलिए उन्होंने लगातार बीजेपी के नेताओं और जेडीयू के नेताओं पर अटैक किया है, क्या है कि वो वोट बैंक उनको लगता है कि उसमें से वो सेंधबारी कर सकते हैं। अगर वो इसमें सफल रहते हैं तो हमको लगता है कि ये इलेक्शन कोई भी कहीं भी जा सकता है, तब ये डिफिकल्ट हो जाएगा। उनका ये दावा है कि नीतीश कुमार 25 सीट से अधिक नहीं ले पाएंगे। हम नहीं जानते कि उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो सारी राजनीति छोड़ देंगे। तो बहुत सोच के बिल्कुल नवीन जी, कुछ भी प्रेडिक्ट करना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा। जो तैयारियां की जा रही पार्टियों की ओर से और कैसे सीटों का बंटवारा होता है, उस पर भी हम नजर रखेंगे, आगे भी बातचीत करेंगे। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमित, जो सवाल यहाँ पर नवीन जी उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस पर? नहीं, बात उसी पे है कि अगर जो दीपक जी चाहे नवीन जी उठा रहे हैं बात को, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, एसआईआर बिल्कुल अब साइड हो चुका है। एसआईआर अब चुनाव आयोग तक सीमित था, अब जो है मामला भ्रष्टाचार पे आ गया। यानी कि जो प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार, जिसके दायरे में सब कोई आते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन प्रशांत किशोर के टारगेट पे सीधे तौर पर जेडीयू और बीजेपी है। उसका बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरीके से उन पर बी टीम, बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता रहा, तो एक तो खुद को वो अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे हैं कि वो किसी की बी टीम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम आरजेडी पर इसलिए हमले नहीं कर रहे कि ये तो पूरी तरीके से खुला किताब है कि आरजेडी किस तरीके से पार्टी रही है, 90 से 2005 के बीच में कैसा राज चलता था। सवाल ये है कि आखिर प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे, जिस तरफ भी नुकसान पहुंचाए, लेकिन पूरे जो राजनीतिक हलकों में बिहार में हड़कंप मचा हुआ है वंदना। ये बात हम जमीनी तौर पे कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, जिनसे मेरी बात हो रही है या जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है, तो एक सवाल जरूर करते हैं कि भाई प्रशांत किशोर के टारगेट पे आगे कौन कौन हो सकता है। या आप समझिए, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो रोज इस तरह की चर्चा करते हैं कि क्या मेरे विभागों की भी वो चेक कर रहे हैं, क्या उनके पास कुछ कागज पहुंच रहा है, क्या कौन लोग कागज पहुंचा रहे हैं। तो आप समझिए, प्रशांत किशोर अपने आप को एक खूंटा गाड़ दिया है उन्होंने, और उनकी पार्टी जिनकी चर्चा कहीं नहीं थी, जनसुराज की, आज प्रशांत किशोर इस जगह पे आ गए हैं कि वो किसे नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसी को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि एक जानकारी हम और देंगे, जो बेलागंज का जो बाई इलेक्शन था, वहां पर उन्होंने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। सुरेंद्र यादव जो बहुत मजबूत माने जाते हैं सांसद भी आरजेडी से, वहां उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पे तकरीबन 25,000 से ज्यादा वोट, जो हम सही आंकड़ा अभी नहीं दे पा रहे, उस ज्यादा वोट जो है उसका जो वहां पे कैंडिडेट था उनका जनसुराज का, उनकी वजह से वो हार गया। तो वहां पे आरजेडी को नुकसान हुआ था। तो ये एक कहीं ना कहीं संशय की स्थिति, असमंजस की स्थिति सबके साथ है कि क्या प्रशांत किशोर जीते नहीं तो हरा तो सकते हैं, इतनी ताकत तो रखते हैं। और जिस तरीके से मुद्दा लेकर चल रहे हैं, आज देखिए विपक्ष जो है वो एसआईआर का मुद्दा लेकर चल गया, वो फुस हो गया, पूरा मामला अब खत्म है। अब तेजस्वी यादव जो है भोज कर रहे हैं अपने घर पर, महिलाओं को लुभाने की कोशिश करे, महिला संवाद कर रहे हैं, इधर नौकरी बांटी जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है जेडीयू की तरफ से। लेकिन इस बीच में एक बड़ा मुद्दा प्रशांत किशोर का लगा है, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिससे कोई नहीं बचा हुआ है। और
बिहार की बिल्कुल। राजनीति में जो जनता है, बिहार की जनता है वंदना, जिनसे हमारा डेली का डायलॉग साबित बिल्कुल अमित, ठीक है, होता है, आपने वो लोग कह चुनाव रहे हैं आयोग कि की ओर से भाई उनकी स्पष्टीकरण आ गया है, जिस तरीके से उन्हें डायरेक्ट टारगेट यहां पर किया जा रहा था, ज्ञानेश कुमार को सीधे हमले उन पर किए जा रहे थे, उन्होंने जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां हो गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से क्या कुछ किया जाता है और कैसे इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाने की कोशिश होती है, अभी देखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी आपका भी शुक्रिया, नवीन जी आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए।